हरियाणा के अंदर रांडा उसको कहते हैं जिसकी पत्नी एक्सपायर हो जाए, लेकिन उसी कैटेगरी में हमारे को भी डाल देते हैं। ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? हमारा समाज हमारे को ही बहुत गिनता की नज़र से देखता है, जैसे कहीं हम अलग युग से आए हैं, किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। ਕਿੰਨੇ ਰਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਂਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ? 5-5.5 लाख लोग अविवाहित हैं जो फ्रेशर हैं, 1.5-2 लाख लोग विदुर हैं जिसको रांडे बोलते हैं। ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਭਾਈ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ? एक हरियाणा के अंदर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, वो गिरोह का एक मेंबर उनके पास जाएगा, तेरी शादी मैं पंजाब से करवा दूंगा और तेरे को 1.5 लाख रुपए लगेंगे। आपको क्या लगता है औरतों के लिए विमेन सेल है, विमेन कमीशन है, वो बनाया गया, तो मर्दों के लिए कुछ नहीं? बिल्कुल सर, हम तो 13 साल से जोर शोर से इस मांग को उठा रहे हैं, कम से कम चलो सर और इनके लिए ना बनाओ, रांडों के लिए हमारे लिए तो बना दो। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। हम यही तो सबसे बड़ी समस्या, वो कुछ भी करे, उनको उनके पास लाइसेंस है नहीं, वो मतलब किसी के साथ ऐसे बोले, हम किसी के साथ ऐसी बात करते मिल गए तो सबके दायरे में आएंगे। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੀਡ? हमारे पास दिल्ली लगती है, वहाँ दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी नीड को पूरी कर लेते हैं। हमारा कोई कार्ड बने, कम से कम बंदा जाए तो कहीं बैठे उठे खाए पे तो कम से कम कानूनी एक्शन तो ना हो, पुलिस तो परेशान ना करे। आने वाली जनरेशन ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सर, ये तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेगी। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ कम से कम हमारी आने वाली अगली पीढ़ियों के साथ ना हो। अगर किसी बिल्डिंग का आप मुहूर्त करोगे तो वहाँ भी ये बोलेंगे कि जोड़ा बैठे हवन में, सिंगल इंसान नहीं बैठ सकता। मेरे को तो नहीं लगता कि भगवान ने ऐसा कहा होगा कि सिंगल आदमी हवन में नहीं बैठ सकता। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਸਫਰ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਵਾਰੇਪਣ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਰਾਂਡਾ ਯੂਨੀਅਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਂਡਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਂਡਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਦ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮਰ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਦੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਗਵਾਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਰੀਫਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ, ਕੀ ਅੰਤਰ देखते हो? हमारे और शादीशुदा पुरुष के अंदर बहुत अंतर है। समाज से लेके चलते हैं हम, हमारा समाज हमारे को ही बहुत गिनता की नज़र से देखता है, जैसे कहीं हम अलग युग से आए हैं, किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। अब समाज के हमने इस पे बहुत काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। इसमें पहले हमारे को अपने घर से स्टार्टिंग होती है। अगर घर वालों को हमारे से कोई काम लेना है तो हमारे को बोला जाएगा। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए हमारे को सुबह 4 बजे उठाया जाएगा, बोलेंगे आप जाओ खेत में। और जो घर में कोई भाई शादीशुदा है उसको खेत में नहीं भेजा जाएगा। हम अगर घर वालों को बोलेंगे कि इनको भेज दो ना, तो घर वाले ये कहेंगे कि खेत में कीड़े कांटे का बहुत डर रहता है, अगर ये जाएगा तो इसको अगर काट लेंगे तो इसके पीछे परिवार है, तुम्हारा कुछ जाता नहीं, अगर ये चला गया तो फिर परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਚਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਸਪੋਲਾ ਨਾਲ ਲੜ ਜੇ ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? हाँ, पहले घर से ही स्टार्टिंग होती है। सुबह अगर खेत नहीं जाना है तो सुबह उठाएंगे, आप जाओ पशुओं को चारा डालो, उसके बाद उनके गोबर को पीछे हटाओ, फिर उसकी धार निकालो, धार निकाल के जो शादीशुदा भाई है उसकी बीवी को दे दो, वो उस दूध का अपना जो भी प्रोसेस है वो करेगी। उसके बाद हमारे को चाय दी जाएगी और शादीशुदा पुरुष को दूध दिया जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਂਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? हमारे हरियाणा के अंदर जो अविवाहित भाई हैं, हरियाणा के अंदर रांडा उसको कहते हैं जिसकी पत्नी एक्सपायर हो जाए, लेकिन उसी कैटेगरी में हमारे को भी डाल देते हैं। अच्छा, लेकिन हम अविवाहित हैं और हमारी संख्या 5,35,000 के आसपास है। बाकी सरकार अगर आंकड़ा फिगर ठीक देगी तो उससे पता चलेगा, जो 2025 में जनगणना होगी उसमें हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि एक इसके बारे में भी कोई अलग सा ऑप्शन डाला जाए, जिससे हमारी अविवाहित भाइयों की और जिनकी औरतें एक्सपायर हो चुकी हैं उनका फिक्स डाटा हमें मिल सके, ताकि हम समाज को जागरूक कर सकें। हमारा यूनियन बनाने का ना तो हमें कोई राजनीति करनी है, ना कोई हमें बिजनेस करना है, हम तो अपने ही समाज को जगा रहे हैं और सरकार के थ्रू जगा रहे हैं। ये नेता हमारा दुरुपयोग भी तो कर रहे हैं ना, इसलिए हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ਸਾਗਵਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਬਤਾएं जरा, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਂਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ लगातार आंकड़ियों का ਵਧਣਾ, ਕੀ वजह मानते हो? हमारी यूनियन में सर 1,25,000 कुछ लोग शामिल हैं, जो मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन सिर्फ यूनियन के नाल, यानी कि कुल मिला के सूबे दे विच होर भी लोग, जो जिसने हमारी सदस्यता ली हुई है। वैसे एक अनुमान के अनुसार 5-5.5 लाख लोग अविवाहित हैं जो फ्रेशर हैं, 1.5-2 लाख लोग विदुर हैं जिसको रांडे बोलते हैं। हम दो प्लेटफार्म पे काम करते हैं, जैसे एक हमारी 2 यूनियन 2 प्रारूपों में काम करती है। एक होगी अनमैरिड एकता मंच जिसमें फ्रेशर लोग हैं, एक होगी दूसरी एकीकृत रांडा यूनियन हरियाणा जिसमें जिसकी घरवाली गुजर गई या छोड़ के चली गई, उस प्रकार के लोगों को प्रति। ਤੁਸੀਂ यूनियन ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, यूनियन ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਦੋਨ ਸਾਹਿਬ? इसका थोड़ा बहुत नाम मात्र कोई 10-20% हमारा सोल्यूशन हुआ है। सरकार ने तो मान लिया कि हाँ हरियाणा के अंदर ये समस्या है, लेकिन ये तो पूरे भारत के अंदर ये समस्या है, एक अकेला हरियाणा नहीं है। हरियाणा के जो हमारे पहले मुख्यमंत्री जी होते थे मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी तो कुंवारे ही है। हाँ, वह भी कुंवारे हैं। उसके अंदर हमारे अनिल विज भी कुंवारे हैं। हमारे 3-4 MLA हैं ऐसे जो अनमैरिड है, फ्रेशर हैं। तो वो दर्द नहीं समझते ਤੁਹਾਡਾ? हमारा दर्द उन्होंने थोड़ा समझा था। अच्छा, उन्होंने पेंशन की घोषणा की थी, लेकिन वो पेंशन आज तक कुछ मुट्ठी भर लोगों को मिलती है, 15 से 20 हजार लोगों को। हमारा लगातार प्रयास है कि कम से कम इसको तो पूरे के पूरे जो 6 लाख भाई हैं उनको सभी को मिले। आप वजह क्या मानते हो, पार्शियलिटी क्यों करी सरकार ने ऐसे? सरकार ने वोट हथियाने के लिए की थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के एक नेता था, उसने बोला था कि मैं बीजेपी को वोट दो, मैं आपको बिहार से बहू दिलवा के लाऊंगा। वहाँ के बीजेपी के नेता सुशील मोदी हमारे अच्छे मित्र हैं, तो हम वहाँ से आपको बहू दिलवाएंगे। फिर वहीं के विपक्ष के नेता ने बोला था कि हमारे प्रदेश की ये धनखड़ साहब बदनामी कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक इशू बनाते हैं ना हमारे को, तो यूज फॉर थ्रो की नीति अपना रहे हैं हमारे पास। वोट लेने की टाइम पे तो हमारे को सीने से लगाते हैं, उसके बाद हमारी कोई सुध नहीं लेता। इस पे हम जागृति फैला रहे हैं। अभी हमारे 1,25,000 साथी हमारे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। काफ़ी साथियों की तो इतनी हिम्मत नहीं होती वो किसी प्लेटफार्म पे आके बोले। अगर आज हमारे पास 10 साथी प्लेटफार्म पर बोलेंगे, कल उनके परिवार का, इधर का उधर का, पता नहीं कितने तरह के दबाव आएंगे। अगले दिन वो उनमें से 10 में से 5 साथी बोल पाएंगे, लेकिन वो हमारे पीछे
पूरी मजबूती से खड़े हैं। हम्म, हम उनकी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस लड़ाई को हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी समस्या है। समाज में जिनकी शादी नहीं होनी, उनको 18 साल की एज से ही पता चल जाता है कि हमारी शादी नहीं होगी। हम्म, उसकी एवरेज में जो ठीक ठाक दिमाग के बच्चे हैं, हम्म, वो पढ़ाई छोड़ने के बाद अपना अध्यात्म में ध्यान कर लेते हैं। हरियाणा में मंदिरों में, डेरों में, गौशाला में, वहाँ पे बहुत अच्छे कार्य करते हैं। पंजाब में भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो गुरुद्वारा में और में उनमें सामाजिक कार्यों में बहुत हिस्सा लेते हैं। प्रकृति के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी मानसिकता थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, परिवार का ज़्यादा टॉर्चर बढ़ जाता है, समाज का टॉर्चर बढ़ जाता है, वो नशे की तरफ चले जाते हैं। जिससे हम इसी को रोकने के लिए ये एक मुहिम चलाई हुई है। ठीक है, और आखिरी सांस तक इस मुहिम पे लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। ਸਾਗਵਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ क्यों नहीं ਕੀਤਾ? ये सर समस्या हमारी है। उनकी तो शादी आसानी से हो जाती है, मतलब विधवा हो जाती है, उनकी दोबारा शादी हो जाती है, तिबारा शादी हो जाती है, तो वो हमारे अंदर शामिल क्यों होंगे? उनकी तो मांग है, उनकी तो डिमांड है, उनकी तभी शादी हो जाती है। हम लोग वही हैं कि जब हम जिसका रिश्ता नाता नहीं होता है, मतलब 40 साल के बाद हम उसमें शामिल करते हैं, भाई अब इसकी नहीं होगी, वो रिजेक्ट माना जाए, तो अभी इसकी यूनियन के रिश्ता दे देते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ? शादी तो और तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, वो स्वेच्छा से ही होंगी, उनकी मर्जी नहीं होगी नहीं करनी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हरियाणा में तो वैसे ही लड़कियों की बहुत कमी है। आप पढ़ते हो रेशो के बारे में, मतलब कितना डाउन है। 2014 में मोदी जी ने शुरुआत करी थी हरियाणा से, बेटी पढ़ाओ बचाओ। उस समय कितना अंतर है। अब भी शायद 150 के करीब 850 या 860 लड़कियां हैं हजार, अब भी 140 तो जा ही रहे हैं। अब कमी होगी तो कहीं ना कहीं जाके तो पूर्ति होगी उसकी। 1000 लड़कों के पीछे से 860 लड़कियां, 140 तो रिजेक्ट जाएंगे। वो भ्रूण हत्या वाली भी समस्या है ही, जो भी है दिन प्रतिदिन ऐसे ही हो रही है। आज भी हुई है, कल की भी खबर लगी हुई है, रोज होते हैं। ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਕਵਰਡ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ 'ਚ ਰਾਂਡਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ नहीं ਦਿੱਤਾ? हम इसमें योगदान कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज की अब भी मानसिकता वहीं पे रुकी हुई है। अगर कोई स्त्री का पति मर जाता है तो हमारे उसके हरियाणा के अंदर उसको विधवा बोलते हैं। अगर कोई औरत विधवा हो गई तो उसके फैमिली में ही देखा जाएगा, उसका कोई बड़ा भाई था या छोटा भाई था, उसी के साथ वो हरियाणा के अंदर बोलते हैं पल्ले लगाना। बिल्कुल, वो उसी के जेठ के या देवर के पल्ले लगा दी जाती है, ना कि दूसरे परिवार में किसी के साथ उसका रिश्ता किया जाए। ये तो होता है विधवा औरतों का। और जो औरत शादी नहीं करना चाहती, उनकी तो सब इच्छा है, वो तो नहीं कर रही तो नहीं कर रही। और हमारे से ऐसी किसी औरत ने संपर्क नहीं साधा है कि मैं भी आप इस आवाज को बुलंद करूंगी। अगर कोई आती है तो उनका वेलकम है। सागवन साहब, आपको क्या लगता है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਟੀਚਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये तो है ही सर के मतलब मानसिक विकलांग लोग हैं ये, वो मतलब भेदभाव करते हैं कि भाई ये सिंगल है तो मतलब लेडीज वगैरह को गलत निगाह से देखेंगे। उनके मन में एक पाप फैल चुका है कि मतलब ये सिंगल लोग हैं, वो घर पे भी नहीं मतलब इतना घुसने देते। कुछ मांगने जाते हैं तो जैसे हमारा प्रसिद्ध पेय लस्सी वगैरह, हम तो वो मांग ले जाएं, हमारे को तो वो भी नहीं डालते हैं, गेट बंद कर लेते हैं देख के। तो सर उनके मन में यही होगा कि मतलब लेडीज वगैरह को छेड़ेंगे, और तो क्या बता सकते हैं। बस ये है समाज के अंदर गंद फैल चुका है ये। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। हम यही तो सबसे बड़ी समस्या, वो कुछ भी करे, उनको उनके पास लाइसेंस है नहीं, वो मतलब किसी के साथ ऐसे बोले, हम किसी के साथ ऐसी बात करते मिल गए तो शक के दायरे में आएंगे, फिर कुटाई होगी। ये उस लेडीज के साथ ये बात कर कभी होया है ऐसा वाकया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? बहुत, मेरे साथ तो नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसे, ऐसी समस्या आती है हमारे पास। भाई ये ठीक है, किसी के साथ बात कर रहा था, बात करने के ही
इसको इस पिटाई कर दी कि मैं मेरी लेडीज के साथ ये बात क्यों कर रहा था। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। हाँ बिल्कुल जी, मतलब ये है ही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ? जब लोग हमारे को इसमें बहुत नीचे लेवल के दर्जे से देखते हैं, जो पहले दबा कुचला समाज था उससे भी नीचे देखते हैं हमारे को। जैसे कोई शुभ कार्य होता है, ब्याह शादी होती है, तो उसमें हमारे को अगर कोई लेबर का काम करना तो हमारे को दिया जाएगा। अच्छा। और शगुन का काम होगा तो बोलेंगे आप पीछे रहो, आपने सिरे के बोझ का पता नहीं कितना है। आहा। और जैसे शगुन लेना होता है, बारात आती है लड़की की, संबंध मिलेवा होता है, तो उसमें भी हमारे को पीछे रखेंगे, तू क्या करेगा, तेरे को क्या पता है, समाज के बारे में तुझे नॉलेज नहीं है। और इससे भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। कहीं पे बैठे हैं, जैसे हम बैठे हैं हरियाणा के अंदर होका पिया जाता है, भाईचारे की मिसाल है, 36 बिरादरी के लोग एक साथ होका बैठ के पीते हैं। मेरी एज में अगर कोई 25 साल का लड़का आएगा तो वो ऐसे बोलेगा, होका भर लेना रांडे। ये देखो, अगर मेरी भी शादी हुई होती तो उस बच्चे से बड़े मेरे बच्चे होते, लेकिन आज के छोटे बच्चे की, क्योंकि घर से परवरिश यही हो रही है, ये रांडा है, जैसे हम किसी दूसरी घर से उतर के आए हैं। हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, लेकिन हम तो सहन कर रहे हैं, आदत बन गई, थोड़े से खुले विचार हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दबे पड़े हैं, बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो उनकी कुटाई होगी या उनके साथ और भी बुरा व्यवहार होगा। और इसमें मैं आपको एक आश्चर्यचकित बात बताता हूँ, जैसे एज बढ़ जाएगी हमारी, 55-60 के हो जाएंगे, तो हमारे को थोड़ा सा 1 महीने पहले एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे, लजीज खाना खुआना, अच्छे कपड़े देना, ये वो। उस पे फिर हमारी प्रॉपर्टी पे डाका मारा जाएगा। उस प्रॉपर्टी को उठा के ऐसे बोलेंगे, भाई का ये बेटा है, तू इसको गोद ले ले और ये प्रॉपर्टी इसके नाम करवा दे। जिस दिन वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, उस दिन के बाद हमारी खाट बस पशुओं वाले बाड़े में जाएगी और वहीं पे अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, अभी जो मार्च के अंदर एक फैसला आया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा फैसला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बुजुर्ग की प्रॉपर्टी किसी ने किसी के नाम करवा दी, अगर वो उसकी सेवा नहीं करेगा तो वो प्रॉपर्टी दोबारा से उसके नाम आ जाएगी और कभी भी वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं जाएगी। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारी यूनियन से भी और हमारे साथियों की तरफ से भी। ਸਾਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੜ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना पै सकता? बिल्कुल सर, ये तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेगी। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ कम से कम हमारी आने वाली अगली पीढ़ियों के साथ ना हो। इसलिए हम सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या को इसका वो मानते हैं कि मतलब एक समय में बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्याएं हुई हैं, जो आज भी दिन प्रतिदिन लगभग उसी रफ्तार से हो रही है। ठीक है, इसके लिए कोई सख्त कानून भी नहीं है, न ही मतलब इसके लिए कोई सजा मिलती है। कितने लोगों के लिए हमने कितनी बार मतलब हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे RTI के जरिए मतलब सरकार से पूछा है, ठीक है भाई, आपने 2014 में नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत की थी। 2014 से 2025 तक का हमारे को डाटा दे दो, कितने पर्चे दर्ज हुए भ्रूण हत्या के, भ्रूण जांच के, उनका स्टेटस बता दो क्या आज है, अपने आप पता चल जाएगा। कैसे छूट जाते हैं? जैसे हमने पहले भी बहुत बार बताया, कितने डॉक्टर हैं किसी के ऊपर 3 पर्चे दर्ज हुए हैं, 5 हुए हैं, 8 हुए हैं, वो कैसे छूट जाते हैं? वो पुलिस पकड़ती है, 2 महीने बाद फिर आके वही काम शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी ये समस्या, इस कानून में जान नहीं है, इसको सख्त किया जाना चाहिए। ਦੋਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਆਂਦਾ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਜੋੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਲਵਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ? हमारे मन में भी ख्याल आता है कि हमारे अभी ऐसा कुछ होता, हम भी इतने खुशी से सेलिब्रेशन करते, दोस्तों को बुलाते। किसका दिल नहीं करता कि शादी ना हो? हर किसी का दिल करता है कि शादी हो।
कुछ जो सेलिब्रिटी हैं वो अनमैरिड रहे हैं, उनकी तो एक लग्जरी लाइफ है। आप धरातल पे आके जी के तो देखो कितना मुश्किल है। हमारे को दूसरे की शादी में भी नहीं बुलाया जाता। किसका अच्छा। मन नहीं करता कि बारात में जाएं, वहां नाचें, मस्ती करें। भगवान ने तो बराबर हाथ पैर सब कुछ सम्मान दिया है, दिमाग दिया है, कपड़े बराबर पहनते हैं। ऐसी थोड़ी है कि हमारे अंदर कोई अलग से ही कोई इंस्ट्रूमेंट डाल रखा है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दिल करता है पर करें क्या, अपनों के ही मारे हैं, दूसरों को क्या दोष दें। इसको समाज ने जागरूकता लानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ आने वाली पीढ़ी के लिए और भी खतरनाक होगा। अब मैं पीछे एक हफ्ते की भी बात नहीं हुई, इसी हफ्ते की बात है। हरियाणा के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी इसी वीक में एक अल्ट्रासाउंड वाला पकड़ा है। और उन्होंने, पहले तो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती थी, अब तो फोन के समान कोई ऐसा डिवाइस आ गया है, वो हाथ में रखते हैं और पेट से लगाते हैं और वो बता देते हैं कि इसके अंदर बेटी है या बेटा है। सरकार क्यों नहीं इस पे अच्छा काम कर रही? हम जब भी कहीं भी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, डीसी को, जिसको भी विज्ञापन देते हैं, हम कहते हैं कि आप भ्रूण हत्या रोकिए। अब 850 के आसपास लड़के हैं 1000 लड़कियों के पीछे, 150 के समथिंग तो ये जा रहे हैं। तो ये तो संख्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। और लोग ये कहते हैं कि अनमैरिड है समाज के लिए अभिशाप है। मैं दावे से कहता हूं, अगर कोई बलात्कार हुआ है तो उसमें शादीशुदा लोग ज्यादा मिले हैं, अनमैरिड उसमें कम मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ना मिलेंगे। अगर रेशो निकालोगे तो शादीशुदा लोग 80% मिलेंगे, 20% अनमैरिड मिलेंगे। आप इनकी तरफ कम से कम प्रेम भावना से तो देखें। हम घर में अगर कुत्ता पालते हैं तो उसकी भी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं। हमारे तरफ भी तो थोड़ा सा ਨਰਮਾਈ का रुख अपनाएं। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣ? नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसा तो नहीं हुआ हाल, लेकिन ये तो होता ही है, सामाजिक परंपरा, आशीर्वाद तो लेते हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। बाकी आगे पीछे तो बोलते ही, सामने किसी की में बोलने की हिम्मत नहीं है, वो तो आगे वाला बंदा देखा जाता है कि इसको बोलोगे तो मुंह तोड़ जवाब देगा, बंदा फड़का देंगे। हाँ बिल्कुल जी, क्यों नहीं फड़काएं, कोई हमारे मान सम्मान पे हमला करेगा? हम इंसान नहीं है, हम किसी का बुरा थोड़ा ही करते हैं, हम भी तो इसी समाज का पार्ट है, हर समाज से हम आगे रहते हैं, हर काम समाज के लिए करते हैं, तो फिर हम क्यों अपना अपमान सहें? अच्छा, हर एक इंसान दी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਵੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੀਡ ਨੂੰ? इसके लिए तो हमारे ऊपर बहुत दबाव रहता है। हरियाणा में कुछ लोग, हमारे पास दिल्ली लगती है, वहाँ दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी नीड को पूरी कर लेते हैं। लेकिन मैं तो सरकार से ये कहता हूँ, अब कोई इंसान किसी शहर में जाए, होटल किस लिए बनाया जाता है? प्राइवेसी के लिए होटल बनाया जाता है। अगर हमारे अविवाहित भाई कोई चला गया, किसी के साथ कोई ट्यूनिंग थी, और वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ेगी, उसको उठा के लेके जाएंगे, फिर उसकी मार कुटाई होगी, मुकदमे वगैरह लगाएंगे। हम तो सरकार से दरखास्त करते हैं कि इनके लिए कोई कार्ड जारी कर दे, क्योंकि हर इंसान की शारीरिक इच्छा होती है, कम से कम वो अपनी शारीरिक इच्छा तो पूरी कर ले। इससे ये नहीं है कि समाज में कुछ कुरीतियां फैलेंगी, लेकिन वो अपनी अलग से कोई जगह होगी, दिल्ली में है, यूपी में है, ये मेट्रो सिटी में हर जगह है, वहां चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कैटेगरी में डाले शारीरिक इच्छा के। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? हम खुद तो ब्रह्मचारीपन का पालन करते हैं, योग साधना करते हैं, साथियों को भी कहते हैं, क्योंकि समाज हमारे को पहले ही बुरी नजर से देखता है। अगर हमारा कोई एक साथी भी इस काम में लिप्त पाया जाता तो पूरे गांव के अविवाहित भाइयों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इस वजह से अपनी इच्छाएं मारते हैं,
योगी लोग मारते तो हम भी मार लेते हैं। एक किस्म से हम अपने आप को योगी कहते हैं। साधना करनी पड़ती है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, जो भी है साधना के तरीके किसी के। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। हाँ, हम घुट घुट के मरने को मजबूर है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ के दसो। यही कि सर बिल्कुल ये सही बात बताई आपने, पूछी है कि मतलब सबकी अपनी जरूरत होती है, पशु हो पक्षी हो, हम तो फिर भी परमात्मा ने इंसान बनाए, सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में हमारे को डाला, सबकी अपनी जरूरत। कहाँ तक इस झूठ को छिपाओगे आप, कहाँ तक भागोगे? फिजिकल नीड सब मेरे को तो लगता है सबसे बड़ी जरूरत है इस बॉडी की। ठीक है भाई, बंदा कहीं से अपना जुगाड़ करके, कहीं पैसे में, कहीं से और से, कहीं मतलब छुप छाप के अपना वो पूरा भी करने का प्रयास करे तो पुलिस तंग करती है, लोग तंग करते हैं। हम तो कहते हैं नहीं, हमारा तो तृतीय लिंगी समुदाय से बुरा हाल करके घेर दिया इन्होंने। हम तो कहते कोई हमारा कोई चौथा और फालतू लिंगी समुदाय बना दो कम से कम है, हमारा कोई कार्ड बने, कम से कम बंदा जाए तो कहीं बैठे उठे खाए पे तो कम से कम कानूनी एक्शन तो ना हो, पुलिस तो परेशान ना करे। ये तो सबको पता, सरकारों को पता नहीं इस समस्या के बारे में, कहाँ तक छुपाएंगे इस सच्चाई को। यानी कि ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ हो। बिल्कुल, ये तो सारी यूनियन में जो लोग मिलते हैं सबसे बड़ी डिमांड और मांग यही है उनकी कि हमारी इस समस्या का हल हो। क्यों नहीं हो ऐसा? ठीक है, तो जरूरतमंद लोग हैं, खो या जिला वाइज हर चीज भी तो खोले हुए, गाँव गाँव में ठेके भी तो इन्होंने खोले हुए हैं, तो ठीक है बना दो ये कोई व्यवस्था हमारे लिए। कौन सा गुना है? ये तो कुदरत। बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया में है सर, ये तो मतलब कोई भी मतलब जवान है, समझदार है। तो कई लोग फिर बाहर नहीं जाते विदेश, बैंकॉक, थाईलैंड इस तरफ? कहाँ सर, खाने के लिए रोटियां तो है नहीं, थाईलैंड कहाँ से जाएंगे, वो वहाँ से ही सार नहीं जा सकते हमारे आसपास भी। वहां जाने के लिए तो पासपोर्ट चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, इतना हमारा सिस्टम होता है, शादियां ही नहीं हो जाती। सब दबे कुचले गरीब लोग हैं, फिर इन हालतों में वो दुनिया के ताने सहज के गाड़ियां खा खा के नशे की तरफ चले जाते हैं, वो ठेके तक ही जाते हैं। थाईलैंड बैंकॉक का तो उनको पता ही नहीं होगा क्या होता है। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੋਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ? हमारे को इसलिए माड़ा लगता है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ना तो किसी के घर पे दिहाड़ी करने के लिए जाना पड़ता, ना किसी फैक्ट्री में, ना कोई कार ड्राइवर पे। अब जैसे हम किसी के घर पे कार ड्राइवर लगने के लिए अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे भाई तू तो अनमेरिड है, यहाँ फैमिली को ख़राब कर देगा, चल भाग यहाँ से। कर करा के हमने कई शहर में चौकीदारे की नौकरी पकड़ भी ली, चौकीदारे की नौकरी पकड़ ली, उसके बाद हम वहाँ तो कोई हमें रहने नहीं देगा, रूम तलाश करेंगे हर शहर में, देश के हर शहर में पहले ही लिखा होता है सिंगल को रूम अलाउड नहीं है। तो अब मोदी जी को तो ना तो जॉब की ज़रूरत, ना फिर रूम की ज़रूरत, ये तो खुद ही अपने आप में एक सक्षम है। यही हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे उनका भी हाल है, और जो हमारे मंत्री जी हैं अनिल विज जी, उनको भी कुछ नहीं करना पड़ता, सेम बात है। इनको तो हम सेलिब्रिटी कहते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। जो भी चीज पड़ेगी तो वो कमजोर इंसान पे पड़ेगी। अगर अच्छा काम होगा तो बड़े लोग लेके जाएंगे, बुरा काम होगा तो छोटे लोगों पे आके गिरेगा। ये पुराने समय से जो आप मेरे को कह रहे थे, नहीं बता रहे थे कि आप थाईलैंड क्यों ये चले जाते होंगे, हमारे को क्या पता, हमारे पास तो है नहीं जाने के लिए व्यवस्था, ये लोग चले जाते होंगे, हमारे को क्या पता कहाँ कहाँ जाते हैं लोग। ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਨੇੜਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਖੀ ਅਜਿਹੀ एग्जांपल देखी है? हाँ, मैंने एग्जाम्पल देखी है। हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि गांव में बहुत बड़े विवाद हो जाएंगे। ऐसा खूब देखा है कि गांव में जैसे एक भाई है, फॉर एग्जाम्पल में किसी की बात न कहते हुए मेरा है, मेरा भाई भी तो ये देखेगा कि इसकी प्रॉपर्टी है मेरे नाम जाए, ये इस प्रॉपर्टी को कहीं और ऐड ना करे। और मैंने देखा है मेरे गांव में लोगों ने अपनी जैसे अविवाहित भाई की किसी की सेवा नहीं हुई
तो वो प्रॉपर्टी किसी ने सेवा की उसके नाम करवाने गया है, वो तहसील के लिए निकला तो है, ना तो वो बंदा तहसील में पहुंचा अच्छा। और ना वो गांव में वापस आया, रास्ते चो गायब। वो पता नहीं कहाँ गया, वो जिंदा है या भगवान को प्यारा है। ऐसे हर गांव में, हर शहर में, ऐसा नहीं है कि ये गांव में है, हर शहर में, ये हर जगह है। लावारिस लाशें कितनी मिलती हैं, किसका आज तक ये हुआ कि ये लाश फलां आदमी की थी। इसमें हम सरकार से एक मांग करते हैं, जैसे महिला आयोग है ऐसे पुरुष आयोग भी हो, अविवाहित पुरुष आयोग हो, जिसमें हमारी काउंटिंग हो, ये पता चले, गांव में मृत्यु प्रमाण पत्र बने, हॉस्पिटल में मरा वहां से बने, कम से कम ये तो पता चले कि ये इंसान इस पृथ्वी पे अब नहीं है। ठीक है, हमें गुमनाम जिंदगी, गुमनाम मौत भी तो ना मिले, कम से कम मौत तो सम्मान की मिले। ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ और कितनी सच्चाई है? ये मेरे साथ तो यही सर चंडीगढ़ शहर में ही हुआ था कि मतलब मैं यही जॉब करता था, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे बॉस के साथ रहता था कि मैं अकेला रहूँगा, खुश रहूँगा। तो मैंने ट्राई किया, काफ़ी जगह रूम नहीं देंगे भैया, आप तो सिंगल हो, सिंगल को रूम नहीं देंगे, फैमिली वाले को देते हैं। मतलब बहुत प्रयास किया, आखिर में मेरे को कभी रूम ही नहीं मिला। फिर मेरे को महसूस हुआ, फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, अच्छी सोसाइटियों के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं सर, मतलब यहाँ मतलब सिंगल आदमी को रूम नहीं देंगे। बताओ, उन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई करनी चाहिए। चलो वो ठीक है, रूम ना देंगे, वहाँ तक तो सीमित है। अगर मैं आपके पास आऊँगा तो वहाँ भी ये प्रतिबंधित है कि सिंगल आदमी को रखना भी एक गुना बराबर है, अनिवार्य नहीं है। इस सोसाइटी में सिंगल आदमी किसी का गेस्ट बन के भी नहीं आ सकता। दोन साहब, आप कहते हैं कि लोगों को नौकरियां जो हैं उसमें समस्या आती है, नाल दी नाल तुसी ये भी कहते हो कि जिन्हां नूं नौकरियां नहीं मिलदियां ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਵਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? वहाँ पे भी दो कैटेगरियाँ बनी हुई हैं। वो कैसे? वो ऐसी है जैसे कवारे लोग बाबे बन गए, अच्छा। वो वहाँ पे डेरे का निर्माण कर देंगे, फूल खूब वो फले फूलेगा, डेरे की मान्यता बढ़ जाएगी। हाँ। उसके बाद वहाँ पे कोई शादीशुदा घर से भाग के आएगा और वो आके वहाँ पे मंत बन के बैठ जाएगा, भीख मंगवाएगा विवाहित भाई से। गांव में उसको भीख तो नहीं कह सकते, जानी बोलते हैं हरियाणा के अंदर, जानी मांग के लाएगा वो अविवाहित भाई। और फिर इसमें एक और बड़े आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ, कोई भी डेरा हो और हर गांव में, हरियाणा के अंदर हर गांव में 5 से 10 पूछा वाले हैं। अच्छा। हरियाणा में उसको पूछा वाले बोलते हैं, बाहर आप उसको तंत्र विद्या वाले कह सकते हैं, सियाने भी कह लेते, सियाने कह देते हैं। पंजाब के अंदर वो हर जगह लड़के होने की दवाई देते हैं। सरकार इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती? यहाँ तो कह रहे हैं कि हम भ्रूण हत्या रोकेंगे, वो भी तो भ्रूण हत्या कर रहे हैं। जबकि उन्होंने अगर दवाई देनी है तो बेटी होने की भी दो और बेटा होने की भी दो, लेकिन हर किसी के यहाँ बोर्ड लगा हुआ है लड़के होने की दवाई यहाँ दी जाती है। कहाँ सो रही है सरकार? कहाँ लिंग अनुपात पे काम कर रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पानीपत से कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम देश के इन नेताओं से दरखास्त करते हैं, कम से कम इन तांत्रिकों को तो देखो, शाणों को तो देखो, हर किसी के बेटा होने की दवाई दी जाती है, उन पे क्या कार्रवाई की? आज तक कोई पर्चा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है? तो वो पब्लिकली तो करो। और यही लोग फिर हमारे को तुच्छ बताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे को यहाँ तक की भी परमिशन नहीं है। अगर हवन होगा ना तो वहां भी बोला जाता है जोड़े का हवन होगा। अच्छा। जब हमारे गांव में, शहर में अगर किसी बिल्डिंग का आप मुहूर्त करोगे तो वहां भी ये बोलेंगे कि जोड़ा बैठे हवन में, सिंगल इंसान नहीं बैठ सकता। मेरे को तो नहीं लगता कि भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, गणेश ने ऐसा कहा होगा कि सिंगल आदमी हवन में नहीं बैठ सकता, कपल ही बैठेगा। पता नहीं ये कैसी मानसिकता है। सरकार ने इस पे भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अकेले समाज से नहीं बदलेगा, कोई शक्ति से कानून लागू होगा। लोग कुछ काम तो होते स्वेच्छा से, कुछ डंडे से होते हैं। इन पे डंडा चलेगा तभी जाके कुछ सुधार होगा। ਸੋ ਦੋਹਨ ਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ
ਲੜਕੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਭਾਈ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ सूबे तो रिश्ता कर लिए? जी, हमारी ऐसी भी सोच हुई थी हमारे साथियों की, हम तो उसमें नहीं गए। एक हरियाणा के अंदर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो अविवाहित भाई हैं, गांव में जैसे 10 भाई अविवाहित हैं, वो गिरोह का एक मेंबर उनके पास जाएगा, तेरी शादी मैं पंजाब से करवा दूंगा और तेरे को 1.5 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा, वो 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे किसी से मांग के, घर का कुछ बेच बूझ के, सेल करके प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा या कुछ भी, वो 1.5 लाख का जुगाड़ कर लेगा। वो पंजाब में भी एक गिरोह सक्रिय है, वो वहाँ पे आएगा और ये बोलेगा कि ये लड़की है, देख ले और इससे मैं तेरी शादी करवा दूंगा और 1.5 लाख रुपए लगते हैं, तू 1.5 लाख रुपए दे दे और ये तेरी, वहाँ पे वो प्रोसेस करवा देंगे, फेरे करवा देंगे और उसके साथ भेज देंगे। वो वहाँ पे लेके जाएगा, वो 2-3 दिन रहेगी, जैसे ही मौका लगेगा, अगर उसका मौका रात को भागने का लगा तो वो रात को भाग जाएगी और नहीं तो ऐसे बोल के आएगी कि मैं अपने घर पे मिलने गई हुई हूँ। रात को भागने वाली क्या करती हैं, बेहोशी की गोलियां खिला देती है परिवार को, जो घर पे नकदी रखी है, जेवर हैं और कुछ है, वो सब समेट समाट के भाग जाती है। हर दिन ऐसा हरियाणा का कोई पेपर खाली नहीं होता, न्यूज नहीं बनती लुटेरी दुल्हन के नाम से। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है, इसके आंकड़े निकाल के देख ले, 10-12 साल में कितनी लुटेरी दुल्हनों के खिलाफ FIR दर्ज है। इस गिरोह पे भी कम से कम पंजाब गवर्नमेंट को भी और हरियाणा गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए। मानव तस्करी भी तो है, क्योंकि जिस औरत की जिस पुरुष के साथ शादी करने की इच्छा नहीं है, वो उसके साथ जाती है, 1-2 रात रहती है, उसके साथ भी तो वो घोर अन्याय हो रहा है। ऐसे गिरोह के प्रति भी तो कोई एक्शन लेना चाहिए। यानी कि एडी ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੈਂਡਲ ਕਹਿ ਲਈਏ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਦੀ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਛਪਣਗੇ, ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ? मैं तो यही है कि मतलब जाता ही नहीं जी, बहुत कम ही संभावना, मैं किसी का नहीं जाता, मन ही नहीं करता जाने के लिए। क्यों? फिर वही बात है, नहीं उन लोगों ने उसी नज़र से देखना है, इससे अच्छा फिर मतलब रहने दो, जाने के लिए टाल कर देते हैं। पर अपने आप को मार दे क्यों, की पता अगले ना देखना, अपने आप को क्यों देखते हैं सर, मतलब देखते हैं कहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ, जाओ नहीं आप कहीं काम पे चले जाओ, आप मेरे को रख लो, आप मेरे आपके ऑफिस में रख लो, देखना 7 दिन बाद आप ही बोलोगे सारे आज असि भी कवा रहे हैं। हाँ नहीं आप तो हो, चलो ठीक है, नहीं लेकिन आपका स्टाफ ही मतलब ऑटोमेटिक उसी भावना में चला जाएगा। चलो आपकी तो उम्र है, आप स्वेच्छा से है, चलो आपकी तो हो जाएगी, अभी तो उम्र नहीं है आपकी, ये हम तो रिजेक्ट हो चुके हैं। नहीं पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਗਿਆ? देखो सर, ये तो मेरी तो खुद की सोच तो नहीं, लाखों लोगों की सोच है, एक विचार को मतलब कलमबद्ध किया गया है, ठीक है, सब उनकी सबकी सोच लगभग मिलता जुलता मेल करती है, तो फिर लगता है कि यही सच्चाई है। अगर 200 बंदा एकदम एक सेम टू सेम बात बोलते हैं तो फिर तो लगता है कि यही सच्चाई है। मतलब हाँ, ये भी आपकी बात भी सही है, इसके लिए भी हमारे को भी थोड़ा प्रिपेयर होने की जरूरत है। 90% उस तरफ से, तो 10% हम भी इन भावना में, क्योंकि लोगों की सुन के हमारे को लगता है 10 बंदों ने ये किया तो अब सरदार साहब भी यही करेंगे हमारे साथ। लोगों की क्यों सुननी, अपने मन की सुनो। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ क्यों नहीं सुनते ਤੁਸੀਂ? वो उतना हौसला नहीं चाहिए जिस समाज में हम रह रहे हैं, यही तो समस्या नहीं, वो सारा समाज मतलब एक उसमें है, हम एक अकेले हैं, यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਟੋਟਲ ਲਗਭਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ पूरी, फिर तो घबराहट किस? अभी यही तो बात सर, इसलिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं हम, इसीलिए फ्रंट पे आके बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 12-13 साल से, अलग अलग रूपों में, अलग अलग मतलब प्रधानमंत्री से ज्ञापन सौंप के, लिख के, सोशल मीडिया के द्वारा, भैया हमारी ये 3-4 मांगे हैं भाई, एक तो हमारा कमीशन बनाया जाए, हमारा विशेष कार्ड बनाया जाए, जैसे ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं सर क्या बताऊँ आपको, हरियाणा में एक फैमिली ID बनती है हमारी, वो तो बनाते नहीं, और हमारे को क्या देंगे ये। हरियाणा में एक PPP बनती है, परिवार पहचान पत्र,
उसमें जिसका परिवार ही नहीं होगा उसका बनेगा कैसे? पता नहीं कौन बेवकूफ था मुख्यमंत्री को जाके सलाह देके चला गया, उस बेवकूफ मुख्यमंत्री ने वो सलाह मान ली। सिंगल आदमी का परिवार पहचान पत्र कैसे बनेगा? उसका परिवार है ही नहीं, वो सिंगल आदमी की वही नहीं आईडी नहीं बन रही। क्या क्या मांगे, क्या क्या बताएं? कितनी दूर है यहाँ से मानवाधिकार आयोग जहाँ से हम बैठे हैं? मतलब किस लिए तनख्वाह ले रहे हैं वो? मतलब बिल्कुल ही बेशरम हो चुके हैं वो लोग कि मतलब उनको 20 बार लिखने के बाद भी चल बंदा है, का अधिकार है तो हमारा भी, वही सबकी सब पूरे हरियाणा की पीपीपी बन रही तो हमारी भी बननी चाहिए। अगर पीपीपी नहीं बनेगी तो हमारे को मिलेगा क्या? ना हमारे को राशन मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई सुख मिलेगा, ना कोई सुविधा मिलेगी। रही दूसरी बात, सारी सुविधाएं तो महिलाओं को मिलती हैं। गैस सिलेंडर मिलेगा उज्ज्वला के नाम पे, उनको मिलेगा। स्वयं सहायता समूह के नाम पे लोन मिलेंगे, वो उनको मिलेंगे। और भी कुछ स्कीमें मिलेंगी, वो सब महिलाएं के नाम पे है। अब ये कह रहे हैं 2100 रुपये उनको मिलेगा, हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को तो इन्होंने वोट लूटने के चक्कर में मतलब झूठ बोल दिया कि तुम्हारे को पेंशन देंगे, पेंशन देंगे। कितने लोगों को दे रहे? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ चुके हैं? दुनिया भर के मांगते हैं सर। वो बताया आपको भाई ने 2014 में ओम प्रकाश धनखड़ हैं जो मतलब राष्ट्रीय महासचिव भी हैं बीजेपी के, पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे, मंत्री भी थे। उन्होंने ये झूठ बोल बोल के वोट मांगे, तुम्हारी शादी कराऊंगा, तुम्हारी शादी कराऊंगा। कैसे करेंगे शादी? वो कैसे करवा सकते? बस यही है, बिहार से बूथ दिलाऊंगा, हिमाचल से दिलाऊंगा, यही सर सबके यही सब इनकी यही। आप लोगों ने उन पे यकीन कर लिया? यकीन तो फिर सर क्या करे, बंदा कर ही लेता, सही करवाएगा, कुछ न कुछ तो बनेगी बात है। एक ये बोलता बिहार से दिलाऊंगा, एक कह रहा हिमाचल से दिलाऊंगा, एक कह रहा पंजाब से दिलाऊंगा। दिलाई कहीं से भी नहीं। कहाँ दिलाना इन्होंने वोट लेके सरकार? अब भी तो हमारे को पेंशन के नाम पे इन्होंने झूठ बोला। 5.5-6 लाख लोगों में से सिर्फ 50,000 को भी नहीं मिलती। कितने 1.5 साल हो गए घोषणा हुए, क्यों नहीं दे रहे पेंशन? वो खुश है जिनको पेंशन मिल रही है। चलो सर कुछ तो रिलीफ मिली है, मतलब ये पेंशन खुश नहीं है कि चलो ठीक है जो कमजोर है भाई कुछ नहीं कर सकते उनको कितनी पेंशन आ जाती है? वृद्धावस्था के बराबर मिलती 3500 रुपए, पहले 3 मिलती थी 3500। तो 3500 में वो सारा शरीर चलो सर वो कुछ बुरा हो जाएगा। वो तो ठीक है सर, जो जरूरतमंद है बेचारे आम, तो ये कहते हैं जो हमारे योग्य भाई उनको रोजगार भी मिले नहीं। जो योग्य भाई हैं पढ़े लिखे हैं उनको 3500 में क्या आएगा? चलो जो बिल्कुल ही कमजोर हो चुके हैं या वृद्ध हो चुके हैं उनको ठीक है। चलो आपको क्या लगता है औरतों के लिए विमेन सेल है, विमेन कमीशन है, वो बनाया गया, तो मर्दों के लिए कुछ नहीं? बिल्कुल सर, हम तो 13 साल से जोर शोर से इस मांग को उठा रहे हैं कम से कम। चलो सर और इनके लिए ना बनाओ, रांडों के लिए, हमारे लिए तो बना दो एक स्पेशल कमीशन। आप देख ही रहे हो समाज में क्या महिलाएं कैसे जुल्म कर रही पुरुषों के ऊपर। कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई तंदूर में मिल रहा है, कोई जमीन में मिल रहा है। पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। हम तो 13 साल से प्रधानमंत्री से लगातार मांग कर रहे हैं ये। यानी कि मेन मांग आपकी ये भी है? बिल्कुल सर। एक बात तो जैसे हम 5.5-6-7 लाख लोग हैं, उसमें फ्रेशर भी, अनमैरिड भी हैं और जो रांडे बोलते विधुर वो भी, वो सब हमारे पास थोड़े पहुंचेंगे समस्या ले लेके। जिला वाइज ये ओपन हो, मतलब कोई अधिकारी की नियुक्ति हो तो वो अपनी समस्या रख सके, मतलब डाटा एकत्रित हो। हम तो कहते हैं हमारी पहले सबसे बड़ी बात तो नहीं हमारी गिनती कराओ, नहीं पता चले। अब ये कहते हैं देश में बदनामी होगी, बदनामी तो अपने आप ही होगी जब ये गिनती करेंगे। सिंगल आदमी फैमिली आईडी बना के रही है, ये इसलिए नहीं बना रहे। सिंगल आदमी की फैमिली आईडी बनाएंगे तो 8-10 लाख लोग निकलेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? ये मतलब 10 लाख लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया। कहाँ डूब के मानवाधिकार आयोग मरेगा जो हजारों हजार आदमी फ्री की तनख्वाह खा रहे हैं बैठ के वहां। अब आपने चाय की एनर्जी दिखाई है, अब आपकी एनर्जी आई है सामने। नहीं एनर्जी तो क्या है सर, मतलब दुख होता, पीड़ा होती है, मतलब कोई इस प्रकार की वो करता है सच्ची है, तो कोई मदद नहीं कर सकता, वोट लूट लेते हैं। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 13-14 ਸਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति में जाने के बाद हमारी मानसिकता गंदी हो जाती है। हमारे मुख्यमंत्री रहे जब अविवाहित, उन्होंने क्या कर दिया हमारे अविवाहित भाइयों के लिए, हमारी भी वही सोच रह जाती। क्योंकि इंसान वही देखता है ना जो उसके पास हो। चकाचौंध में सब कोई अंधा हो जाता है। आवाज तो तभी उठेगी जब धरातल से जुड़ के उठेगी। अब जो राजनेता है, राजनेता कोई किसी संगठन से निकल के आया है, कोई किसी संगठन से निकल के आया है, किसी ने किया है काम वहां पे? कोई नहीं करता। आप अकेले रहोगे, असामाजिक रहोगे, तभी हम समाज की आवाज उठा सकेंगे। राजनीति में समाज की आवाज नहीं उठ सकती। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਰੰਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? मनोहर लाल खट्टर होना नु तुसी गल कर चुके हो, जेडे हुण मौजूदा तुहाडे सीएम ने आप सिंह सैनी, की चाहते हो? हमारी यही मांग है, सबसे पहली मांग तो यही है कि जी पुरुष आयोग का गठन हो जी। दूसरा हमारी पहली मांग तुहाडी पुरुष आयोग का गठन हो जी। दूसरी हमारी जनगणना हो जी, हमारी पूरी संख्या बताई जाए हरियाणा में कितनी है जी। तीसरी यही है जी, जैसे हरियाणा में गाँव में महिला चौपाल बनी है और चौपालें बनी है, परसे बनी है, कम्युनिटी सेंटर बने, उसकी तर्ज पर मतलब रांडा आश्रम बने गांव में।
ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? सर यही है कि मतलब बैठ के मतलब आदमी बात कर ले, अपनी मीटिंग कर ले। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਈ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ? यही सर हम भी तो कर सकते हैं, हमारे को भी सिखाया जाए, कुछ स्किल सिखाया जाए जिससे हम भी मुख्य धारा में लौटे। यानी कि स्किल डेवलपमेंट की ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ? हम लोग कहीं तो हमारा भी भला, हम तो कह रहे हैं हमारे को समाज सेवा में जोड़ा जाए। हमारे को कहीं बरत लो, जो कर्मचारी 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता, लाख रुपए लेता, हम तो 5-10 हज़ार रुपये में काम कर लेंगे। हमारे को कहीं फॉरेस्ट में लगा दो, हम पेड़ पौधे लगा देंगे, प्रकृति के लिए काम करने के लिए तैयार है, हम गौशाला में काम करने के लिए। कभी ट्राई किया, नौकरी अप्लाई की? हाँ करिए सर, बहुत कई करिए, जगह पे, हर जगह में करी सर। वो हरियाणा में तो नौकरी का फिर वही बात आ जाती थी, राजनीतिक बातें हो जाएगी। जिस समय हम जवान थे उस समय नौकरियां बहुत महंगे रेटों में बिकती थी, मतलब बोलियां लगती थी, इसलिए हमारे को, हम उस बोली को नहीं पुगा सके, इसलिए हमारे को नहीं मिली। उस टाइम नौकरियां बेची जाती थी 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए में, जिस समय हम जवान थे तो पैसे हमारे पास थे नहीं, इसलिए हमारे को नौकरियां नहीं मिली। कभी ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਵੀ ਕਵਾਰੇ ਨੇ। अनिल विज जी से तो हमने नहीं मिले हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे भी मिलके, देखते हैं वो हमारे लिए अगर कुछ करते हैं तो। मनोहर लाल खट्टर जी से हम मिले हैं, और हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनसे भी मिले थे। उनको एक मांग पत्र दिया था, उसको 1 महीना होगा, अभी तक तो उस पर कुछ हुआ नहीं है। और जैसे अभी आपने सांगवान साहब से की कि आप समूह समाज के लिए क्या करेंगे, हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आज भी तो कर रहे हैं बगैर किसी उसके। अब देखिए जैसे गांव में ये आशा वर्कर वगैरह लगाई हुई है, आशा वर्कर इतनी निगरानी क्यों नहीं कर रही कि भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, जबकि आशा वर्कर को पता चल जाता है कि ये औरत प्रेग्नेंट है और इसकी डिलीवरी क्यों नहीं हुई। ऐसे और हजारों काम हैं जिसमें हमारे विवाहित भाई भी तो योगदान कर सकते हैं। गांव के जैसे चौकीदारे का काम है, और गांव में सफाई का काम है, हम किसी काम से पीछे तो नहीं हटते, कोई छोटा मोटा रोजगार तो दे। 40 साल के बाद सरकार कह देती है कि आप तो रिटायर हो, लेकिन इंसान 60 साल तक तो काम सरकार मानती है। भाई हमारे को 50-60 हज़ार नहीं चाहिए, 15 हज़ार में भी तो हम गुजारा करेंगे। हमारे लिए कोई 45 की एज के बाद कोई अलग से कैटेगरी डाल दे जिसमें हम 15 साल अपना अच्छा जीवन यापन कर लें, ताकि हमें अंतिम समय में ऐसे ना लगे कि इस पृथ्वी पे हम एक बोझ आए। ठीक है, कोई गल रह गई होगी जिहड़ी तुसीं जांदे जांदे करनी आप कह रहे थे कि मतलब सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग करते हैं? किस सरकार से डिमांड करेंगे सर? मतलब हम उस सरकार से डिमांड करेंगे जिस विधानसभा में आपने देखा होगा कि मतलब सारे बुद्धिजीवी जिसको हम विधायक कहते हैं, मतलब वो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, वो मतलब एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। कोई किसी को गोबर खाना बता रहा है, वो किसी को कह रहा है 10 किलो गोबर खा जाएगा, वो कह रहा है 20 किलो खा जाएगा, मतलब कोई कह रहा है गूँ खा जाएगा 2 किलो। उन लोगों से हम क्या आशा करें? मतलब ये कोई तरीका है कि मतलब इतने पढ़े लिखे लोग गोबर गूँ तक ही सीमित है, उनको समाज की समस्याओं से क्या लेना देना है? मेरे को तो लग रहा है बेशरम लोगों का एक बहुत बड़ा टोल है। ये सांग सुंग में काम करने वाले, हमारी संस्कृति होती सांग, वहाँ गाने बजाने वाले, बीच में मजाक करने वाले, उस प्रकार के लोग भर गए हैं वहाँ। वो गलती तो हमारी है, हम इनको वोट दे के भेज देते हैं। उनको जन समस्याओं पे विचार करना चाहिए, ना कि इस प्रकार की बकवासबाजी करके। ठीक है जी, दोन जी आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा पुरुष आयोग का गठन किया जाए, जिससे समाज में आगे और ये समस्या बड़ी ना हो। ठीक है, और जनगणना हो जाएगी तो इसमें समाधान का कोई गुंजाइश है। आप ही सार से चल के आए, अपने विचार हमारे साथ साझे किए, आपका तहे दिल से हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, धन्यवाद। सो जी अज बड़ी अहम ते जरूरी जड़ी गुफ्तगू कह लीए, जड़ी लंबी एक चर्चा कह लीए, वो हुई है उस हिस्से दी जो कि साडा ही एक वर्ग है, साडे ही समाज का अहम अंग है। पर अफसोस दुख लगा वो गल्लां सुन के जो परिवार वाले ही इन्हां नूं इस निगाह नाल देखण लग पैंदे ने ते सिर्फ पशु डंगरां दे हवाले ही इन्हां दीयां जिंद जानां नूं कर दिता जांदा कि भाई तुसीं घर 'च नहीं आउणा, घर 'च होर नूंहां धीआं रहिंदियां ने ते तुसीं तबेले विच जां किसी उस थां ते मंजी डालो जिथे तुसीं इन्हां तो दूर रह सको। तां फिर समाज किस निगाह नाल इन्हां नूं देखदा होएगा, इन्हां दी किन्नी डूंघी पीड़ है ते इस दे उत्ते जिहड़ा दर्द है अज वो खुल के इन्हां ने अपने अल्फाजां दे जरिए रखिया ते जिस तरह की सरकार अगे इन्हां ने गुजारिश की है, गुहार लगाई है। उम्मीद है यह वीडियो
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।